मरियम नवाज का तकब्बुर और उनका जो बयानी है वो PMLN को नीचे लेके जा रहा है। हुकूमती सरकारी वसाइल इस सूबाई हल्के में आज तक जो है वो खर्च किए गए, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। इलेक्शन भी महफूज नहीं है, स्टेट का इलेक्टोरल कैप्चर है। रियासत ने ये फैसला कर दिया है कि इलेक्शनों के फैसले हम करेंगे, अवाम नहीं करेंगे। आपको आपके बयानिए की वजह से शिकस्त हुई है। मैं आ रहा हूँ सियालकोट, अगर हिम्मत है तो आके बाई इलेक्शन में मुकाबला कर, दोबारा 10-12 हजार से ना हराया, मेरा नाम अता तारण नहीं है। तो आप मुझे कोई मासूमाना सा नाम सजेस्ट करें, क्योंकि उसने मुझे ही चैलेंज किया था। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट। मैं हूं मालिक। शेर द टोटे चार करांगे, बड़ा ज़बरदस्त नया एक नारा निकाला है, लेकिन एक नया क्राइसिस आ गया पॉलिटिकल सीन के ऊपर। अभी तक सारे इलेक्शन हारे थे, बाई इलेक्शन में PTI, फिर कश्मीर इलेक्शंस हुए और अब सियालकोट, हार्टलैंड, सेंट्रल पंजाब, जिसको स्ट्रॉन्ग होल्ड समझा जाता है, जो आखिरी बारी ये सीट PMLN ने कुछ 17,500 वोट की अक्षर से जीती। कल PTI ने मैदान मार लिया। ऑब्वियसली वही बहस चल रही है कि जाली इलेक्शन है, धांधली हुई है, सब कुछ है। इस पर बात करेंगे कि वजूहात क्या है। दो चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग थी। एक, इस इलेक्शन के अंदर भी हमने देखा हमजा शहबाज शरीफ साहब, इनमें से कोई भी, और इनके ग्रुप के ख़ास लोग, इनमें से कोई भी इस बाई इलेक्शन में नज़र नहीं आया। कश्मीर में भी ये लोग गायब थे। तब कहा गया कि ये कैंपेन जो सी है मरियम नवाज़ के ज़िम्मे लगाई गई है। फिर मेरे प्रोग्राम में कल शायद खान अब्बासी साहब ने कहा वो जगह बहुत दूर थी, इसके लिए ट्रैवल करना बड़ा मुश्किल था शहबाज शरीफ साहब के लिए। लेकिन सियालकोट तो बड़ा करीब है लाहौर से, हमजा के लिए भी, शहबाज साहब के लिए भी नहीं आए। और एक कन्फ्यूजन की बात चल रही है बार बार कि जी ये जो PTI की लेटेस्ट सक्सेसेस आ रही हैं, ये PMLN के अपने कन्फ्यूजन भी है बयानिए में। एक मज़ामत का है, एक मुफाहमत का है। तो मज़ामत वाला पहले PDM में फ़ेल हो गया, फिर कश्मीर में उसको वोट नहीं मिले। अब लोग जौन से हैं वो प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, और शायद जब तक ये कन्फ्यूजन रहेगा ये चीज़ आगे चलेगी। इस पर बात करेंगे, और साथ ही मैं आपको एक रन डाउन दूँगा। आज वज़ीर आज़म ने 4 उम्मीदवारों से मुलाकात की इस्लामाबाद में, बैरिस्टर सुल्तान महमूद से, तनवीर इलियास साहब से, ख्वाजा फारूक से, अज़हर सादिक से, कि इनमें से एक जो है प्राइम मिनिस्टर के लिए इंटरव्यू शुरू हुए हैं। सरप्राइजिंगली 2 लोग आज नहीं थे जो बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं अदरवाइज़, अनवारुल हक साहब और सरदार क्यूम नियाजी का भी नाम है। ये जो डार्क हॉर्स आए हैं आज, अज़हर सादिक साहब, इनके बारे में बात करेंगे कि हो क्या रहा है, किसके चांसेस हैं, कौन बनेगा। लेकिन इसके अंदर की खबरें भी हैं, वो मैं शेयर करूँगा। पहले आज के प्रोग्राम में अपने गेस्ट का तारुफ करा दूँ। उस्मान डार साहब, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन यूथ अफेयर्स। कल के पंजाबी में कहते हैं हादसे ही बंद नहीं हो रहे हैं ना है उस्मान साहब, थैंक यू वेरी फॉर कमिंग है। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, सीनियर लीडर PMLN MNA हैं, और अब इनका शुमार बड़े सीरियस किस्म के PMLN हॉक्स में होता है, और इनको मरियम नवाज साहब और मियाँ नवाज शरीफ साहब के बहुत करीबी समझा जाता है। शहबाज शरीफ कहते हैं करीबी नहीं समझे जाते, लेकिन दैट्स द रियलिटी ऑफ PMLN पॉलिटिक्स। शुरू करते हैं आपसे। आप लोगों ने फतह कर ली सब कुछ। 2 सवाल। एक तो कहते हैं डस्का आप हारे, आपके और फिरदौस अवान साहिबा में कोई ज़ाती खिलाफात भी थे, सुना वो भी आपने ख़त्म किए। फिर आप लोगों ने एक इंडिपेंडेंट ताहिर महमूद को भी बिठा लिया। साथ पूरी पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास थी, क्योंकि प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब के दामाद इलेक्शन लड़ रहे थे। एक तो मुझे आपसे गिला है, कोई मिठाई नहीं, कोई लड्डू नहीं, मैं आया हूँ। लड्डू आपके दिल में फूट रहे हैं, आपके पास है, वो तो फूट रहे हैं। देखिए, ये तो PMLN का वो बयानी है पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, वसाइल के इस्तेमाल को लेकर, जो पिट चुका है बुनियादी तौर पे। देखिए, डस्का इलेक्शन में, खुशाब इलेक्शन में, वज़ीराबाद इलेक्शन में क्या एडमिनिस्ट्रेशन नहीं थी? क्या फिर वसाइल नहीं लग सकते थे? अगर वही स्ट्रेटेजी जिसकी ये बात करना चाह रहे हैं हमने सियालकोट में किया है, तो वो उन 3 में भी करते। बुनियादी तौर पे 3-4 चीज़ें जो मैं आपके व्यूअर्स के सामने रखना चाहता हूँ, जिस पे ये PMLN वाले सोच ही नहीं रहे हैं, या शायद मीडिया की भी नज़र नहीं है। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2018 के इंतखाबात में तकरीबन 40 से 42 हज़ार वोट लिए इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। सईद अली भल्ली साहब हमारे जो हैं वो क्या कहते हैं उम्मीदवार थे। हमने अपना कैंडिडेट चेंज किया,
हमने फैसला किया कि हम एक मज़ीद स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट की तरफ जाते हैं, स्ट्रॉन्ग फैमिली हो, उनका एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है। दूसरी तरफ ताहिर हुंदली साहब जो कि आज़ाद उम्मीदवार थे पिछले इंतखाबात में, कोई 12,500 12,478 उनके भी, वो भी हमारे साथ थे। तो हमने मालिक साहब सबसे पहले पार्टी यूनिटी और उधर के जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर थे उस कॉन्स्टिट्यूंसी के, उनको इकट्ठा किया। हमने एक स्ट्रेटजी प्लान की कि हमने इस दफ़ा PMLN को पूरा टफ टाइम देना है। देखिए डस्का इलेक्शंस में जैसे आप कह रहे हैं हमारी कुछ स्ट्रेटेजिक थी, तो आप में और फिरदौसा शिकवान में चुदराहट का फैसला हो गया। सियालकोट का असल चौधरी कौन है? देखिए मैं समझता हूँ कि सियासत इतना बड़ा मैदान है, कोई अकेला 2 चौधरी हो सकते हैं, 2 क्या 10 चौधरी भी हो सकते हैं, कम करने वाले हों बहरहाल। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने मिल के काम किया। एक तो ये मीडिया परसेप्शन है शायद मेरी और फिरदौस की बनती नहीं है, हालांकि हम कोलीग्स हैं, एक पार्टी में हैं। और देखिए पार्टीज़ में इश्यूज़ पे या इख्तलाफात होते भी हैं और वो वक्ती होते हैं और वो ख़त्म भी हो जाते हैं। ये नहीं कि आप उसको लेके पार्टी को कमज़ोर करने पे लग जाएं। मैं इमरान खान का, अपने लीडर का, अपनी जमात का एक नज़रियाती फॉलोअर हूँ और मैंने तो अच्छा एक आपने बिठा लिया, इंडिपेंडेंट को आपने साथ में ला लिया, आपने कैंडिडेट बदल लिया। उसके बाद देखे 2 चीज़, एक चीज़ हमने वहाँ बहुत ज़्यादा खुद आपको ऐसे ताहिर खुर्शीद जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है उनके दामाद के अलावा कोई नहीं मिला था? देखिए जैसे मैंने कहा कि बड़ा इंप्रेशन गलत जाता है। देखिए मैं समझता हूँ कि वो दामाद ताहिर खुर्शीद साहब के बाद में है। बरियार फैमिली का एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है डिस्ट्रिक्ट में, सियालकोट में। आप किसी से पूछ सकते हैं, आप अपने रिपोर्टर से पूछ लें ग्राउंड पे किस तरह की उन्होंने कंपेन की, बड़ी ज़बरदस्त कंपेन की। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने कंपेन लीड की बरियार फैमिली ने, वहाँ बड़ा ज़बरदस्त इलेक्शन कंडक्ट किया उन्होंने। स्पेशली जिस तरह की मैनेजमेंट थी पोलिंग डे के ऊपर, मैं बहुत सारे पोलिंग स्टेशंस पे खुद गया, बड़ा ज़बरदस्त प्लान्ड इलेक्शन था, वेल प्लान्ड इलेक्शन था। लेकिन PML वाले, जैसे मैं मुख्तलिफ टॉक शोज़ में कह चुका हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, एक तो मरियम नवाज साहिबा का तकब्बुर उनको नीचे लेके जा रहा है। हम 3 इलेक्शंस हारे ज़रूर थे इनसे पंजाब में जो पिछले बाई इलेक्शंस हुए हैं, लेकिन उन तमाम में हमारा वोट बैंक मसलसल ऊपर जा रहा था और ये उसको देख नहीं रहे थे। इसमें भी हमारा टारगेट जो पिछले इलेक्शन में था तकरीबन 16-17 हज़ार वोटों का गैप था, उसमें हमने ताहिर हुंदली जो कि इंडिपेंडेंट उम्मीदवार था उसको इन किया। हमारा जो पिछला कैंडिडेट था सईद बल्ली, वो कहीं ना इसलिए उसको हमने इन किया, मनाया, साथ लगाया, पूरी स्ट्रेटेजी के साथ इसको हमने लगा। लेकिन जो इनको सोचना चाहिए वो ये है कि ये तो उतने वोट भी नहीं ले सके जो इन्होंने पिछली दफ़ा लिए थे, उससे भी शायद कोई 5-6 हज़ार कम है। पिछली दफ़ा शायद इनके 57,000 कुछ थे, 57,617 इस बार ही लिए हैं 53,400। तो ये तो नहीं हुआ कि हमने वोटरों को ही रोक लिया PMLN के, जी आपने वोट डालने नहीं जाना, या हमने इनके वोट फाड़ दिए हों तो इनका वोटर मतलब एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट मैं कहना चाहूँ। देखिए 25 जुलाई को हमने क्लीन स्वीप किया आजाद जम्मू कश्मीर में। 5 सीटें थी गुजरांवाला डिवीजन की, 5 हम जीते, 2 थी डिस्ट्रिक्ट सियालकोट की। उससे हमारा वर्कर जो है ना वो चार्ज हो गया। जोश, जज्बा, जुनून, आंधी तूफान, बारिश थी 28 को कल सियालकोट में। आप अपने रिपोर्टर से पूछिए, हर तरफ PTI नजर आ रही थी। मैं इस जीत का सेहरा पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो वर्कर्स हैं सियालकोट में, जो हमारी ISF है, इंसाफ यूथ विंग है, उनको देना चाहता हूं। मियां साहब ये मैं जैसे जैसे उस्मान साहब बोल रहे थे मैं जरा मैथ्स कर रहा था, उसको ऐड कर रहा था। आपका 4,000 वोट कम डाला, जो वैसे ही आपका चार्ज कम डाला, उसमें अगर ऐड कर लें 12,000 12,500 जो वो गुजर बरादरी औंडली, तो 17,000 का डिफरेंस तो यहीं से मैच हो जाता है। फिर आपके कैंडिडेट चेंज हो गया, दूसरे कैंडिडेट की है, तो नंबर्स गेम के मुताबिक तो बड़ी टफ फाइट थी और लॉजिकल भी लगती है। लगता नहीं है कि इन्होंने कुछ जरूर फेरा है वहां पे। मुझे इजाज़त है मालिक साहब। सर गुजारिश ही है मालिक साहब, अभी आपने जो 2018 के इंतखाबात थे उसमें बताया कि हमारे कैंडिडेट ने 57,600 के करीब वोट लिया, बल्ले ने लिया 4,500 के करीब, आज़ाद उम्मीदवार ने लिया 12,400 के करीब और लब्बैक वालों ने लिया 7,600 के करीब। अब मुझे ये बताना है, कहना ये फिगर बता के कहना ये मैं चाहता हूँ कि इन्होंने आज़ाद उम्मीदवार को अपने हक़ में बिठा लिया 12,000 के करीब वोट, लब्बैक वालों का भी वोट ले लिया, वो भी 7,000 के करीब, ये 19-20 हज़ार वोट दोनों का मिला लें। इन्होंने 40,000 लिया था सारा मिला के, अब ले रहे हैं ये 60,500 के करीब। कभी ऐसा आपने कभी सुना है कि किसी कैंडिडेट आज़ाद को या दूसरे मुखालिफ कैंडिडेट को आप बिठा दें
तो उसका 100% वोट जो है वो आपको मिल जाता हो, कभी ऐसा नहीं होता। मगर इसके बावजूद भी मैं अगर ये मान भी लूँ कि 40,000 में ये ऐड कर दें 20,000 वोट, तो क्या टर्न आउट जो ज़िमनी इंतखाबात में होता है वो इस तरह होता है जनरल इंतखाबात की तरह? आप ये देखें कि जो आप लोगों ने चार्ज किया हुआ था कश्मीर के अंदर भी। मुझे मियाँ साहब एक बात बताएं, हर जलसे के बाद मरियम नवाज वादा लेती थी कि सारे आके वोट डालें, तो माहौल तो बन गया। जब आपके लोग वोट डालेंगे निकलेंगे, इनके लोग भी निकलेंगे, और जितना एनवायरनमेंट चार्ज हो गया सियासी पिछले 3 महीनों में, हमें तो ज्यादा ही टर्न आउट नजर आएगा। मालिक साहब, मैं अर्ज करता हूँ, कल बारिश थी और आपका मीडिया, आपसे मुराद तमाम मीडिया, ये 12 अच्छा मियाँ साहब मुझे एक सेकंड ब्रेक, मुझे सॉरी फॉर इंटरवेंशन। भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं अरबाब गुलाम रहीम, साबिक चीफ मिनिस्टर हैं सिंध के, और इनके 2 बड़े तौर इम्तियाज़ हैं। इन्हें ये चीफ मिनिस्टर थे जब इमरान खान पे पाबंदी लगी थी सिंध में, मुशर्रफ साहब के ज़माने में, और अभी हाल ही में जब फरवरी में इलेक्शन हारे तो वहाँ भी इन्होंने काफ़ी तनकीद की और डाला। जिस तरह वो, मुझे शुएब मंसूर की फिल्म याद आ गई जिसमें कहते हैं पाल नहीं सकते हो तो पैदा क्यों करते हो, कुछ इसी तरह की बात इन्होंने की। इनसे अब बात करेंगे कि ये अब वापस आ गए हैं और किस तरह करेंगे सिंध में ये पीटीआई की जंग। लेकिन पहले ये शॉट सुनिए। आप अगर अपने लोगों की प्रोटेक्शन नहीं कर सकते हो तो भाई को लोगों को यहाँ इलेक्शन जब खिला नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो? अस्सलाम वालेकुम अरबाब साहब। वालेकुम सलाम मालिक साहब, क्या हाल है? खैरियत? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। ये बताएं कि आप उस वक्त वजीर आला थे जब इमरान खान की बैन लगा सिंध में दाखिल होने पे, फिर अभी जनवरी के अंदर मैं आपके तकरीर सुन रहा था उमरकोट की, वहाँ भी आपने बड़ा क्रिटिसाइज किया जब उन्होंने कहा कि आप संभाल। उधर मैं दुआई दे रहा था कि भाई इधर सिंध में कोई सुनने वाला नहीं है, और दुआई को मेरी को सुना गया और मुझे खुद ले आए पीटीआई में, और मैं खुद अभी मैं खुद दुआएं सुनने वाला बन गया हूँ। तो क्या करेंगे? क्या आपके पास कौन सी गीदड़ सिंगी है जो सिंध में पीटीआई को आगे लाएंगे? आपने बात सुने, आपने गवर्नर को भी रगड़ दिया, इस्माइल को, वो भी बैठे हुए हैं अभी। प्राइम मिनिस्टर का चलो दिल बड़ा है, उन्होंने छोड़ दिया, बाकी तो नहीं छोड़ेंगे। नहीं, छोड़ कोई नहीं दिया। देखें, गवर्नर जब कुछ करता है तो ये कहते हैं कि जी गवर्नर जो है नॉन पॉलिटिकल पोस्ट है, वो ये ना करे। हालांकि ये खुद गवर्नर हाउस में प्रेसिडेंसी में करते रहे, ठीक है। इन्होंने खुद गवर्नर रूल लगाया था पंजाब में, तब ठीक था। इन्होंने माजरत से हमारे मुस्लिम लीग नून के दोस्त भी बैठे हैं यहाँ, गौस अली शाह साहब जो है वो लगे थे एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर, और उसको चीफ मिनिस्टर बना दिया गया था। असेंबली सस्पेंड कर दी गई थी लियाकत जतोई के जमाने। जो ये हमारे जमहूरियत के चैंपियन खुद करें वो ठीक है, दूसरा कोई करे तो। अभी भी मुर्तजा वहाब ये सारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लगे हुए हैं एडवाइजर, और कई स्पेशल असिस्टेंट भी इनके, मैंने जो सुना है शायद हैं। तो सूबे में स्पेशल असिस्टेंट का तो पोस्ट ही नहीं होती है, कोई आईनी पोस्ट नहीं होती, वो भी करते हैं। तो यहाँ सिंध में कोर्टों के ऑर्डर नहीं मानते हैं भाई। कई कोर्टों ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए, 2 चीफ जस्टिस ने कहा देयर इज नो गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है ही नहीं। ऐसे अल्लाह के आसरे थे तो वैसे ही। पीपल्स पार्टी वाले, आपके पीर पगाड़ा साहब ने भी कहा कि वो छोड़ के चले गए, लोगों के केस बन गए उनके इलेक्शन में, वो छोड़ के चले गए अलायंस को। पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि जो अपनी सीट नहीं जीत सका वो सिंध क्या जितवाएगा पीटीआई को? तो फिर इनको क्या परेशानी है? अगर मैं नहीं जितवा सकूंगा तो इनको क्या परेशानी है? पीर पगाड़ों ने कब कहा ये? आप ये पीर पगाड़ों ने तो कोई नहीं कहा, मुझे तो नहीं इल्म इस बात का। नहीं, आज पूरे चैनल्स पे चल रहा है, पूरे वो जहांगीर तरीन के साथ मीटिंग की खबरें चल रही हैं पूरे चैनल्स पे। उन्होंने कहा वो छोड़ के चले गए, और हुकूमत क्यों अपने इत्तेहादी तोड़ रही है? यहाँ सियासत में हर एक को हक होता है, आजाद होता है फैसले करने में। नेक्स्ट इलेक्शन के लिए जो भी फैसले करे उसमें हक है। मैं तो इलेक्टेड। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आप जो सिंध पे पॉलिसी बनेगी पीटीआई की, आप बनाएंगे? सिंध पे जो पीटीआई की पॉलिसी बनेगी आप बनाएंगे? मिलके बनाएंगे। क्यों? किसके साथ? तो नहीं हूँ। हाँ, और उस वक्त हलीम आदल ने भी अच्छा काम किया, एज ए अपोजिशन लीडर भी अच्छा वो चल रहा है, और फिरदौस शमीम भी अपना उन्होंने रोल प्ले ठीक किया। इधर वो शेर जमा साहब हैं, वो भी ठीक कर रहे हैं। गवर्नर को वो तो कहते हैं नॉन पॉलिटिकल है, इसलिए वो नहीं करता। तो सबने अपना अपना रोल प्ले किया है। एक एडिशन मेरी भी हो गई है,
और खान साहब ने मुझे जो दावत दी प्यार से मोहब्बत से, कि चौथी दफा मुझे कहा। तो ये सिंध के दौरे का मशवरा आपका था इमरान खान को अगस्त में? क्या? जो इमरान खान का कह रहे हैं कि सिंध का दौरा करेंगे अगस्त में, नहीं तो क्या नोगो एरिया है क्या दूसरों के लिए? तो अगस्त में उनका आजाद है, प्राइम मिनिस्टर है, मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं। क्या सिंध फेडरल गवर्नमेंट में नहीं आता? इस पाकिस्तान के स्टेट के अंदर नहीं आता क्या? खैर अगस्त नहीं, नोगो एरिया तो आपने बनाया था जब आप चीफ मिनिस्टर थे। आपने इमरान खान को नहीं आने दिया था सिंध में। वो मैंने नहीं आने दिया था या किसी और ने? मेरा इमरान खान से कोई ना मेरी मुलाकात थी, ना मेरी कोई जिद थी, ना दुश्मनी थी। और इमरान खान भाई, अगर ये बात इमरान खान खुद उनको जहन में होती तो मुझे लेते ही नहीं। इमरान खान ने तो शेख रशीद को भी ले लिया, बाबा रवान साहब को भी ले लिया, वो तो सबको पकड़ लेते हैं। ऐसे होता है। मेरी बात सुने, पीपल्स पार्टी ने परवेज इलाही को भी ले लिया जिसके ऊपर कत्ल का इल्जाम लगाया था, ठीक है ना जी। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दे, उधर तो किसी की जुबान नहीं खुलती। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। एक क्विक कमेंट मैं मुर्जा वहाब साहब से भी ले लूं जी। मुर्जा, मैं चाह रहा हूं कि बाद में बात कर लेंगे, लेकिन क्विकली क्या आप इस डेवलपमेंट को सीरियसली ले रहे हैं? अरबाब गुलाम रहीम साहब को ना थर की आवाम सीरियस लेती है, ना उमरकोट की आवाम सीरियस लेती है, तो पूरे सिंध को तो छोड़ दीजिए। इनका अपना होम डिस्ट्रिक्ट जो होम सीट थी वो हार गए, फिर डिस्ट्रिक्ट छोड़ के वो एक और डिस्ट्रिक्ट गए उमरकोट, वहां से इलेक्शन लड़ा, वहां से इलेक्शन हार गए। तो मैं समझता हूँ अरबाब साहब जो हैं वो सूबे के वजीर आला बिल्कुल रहे, बट ये वही मिसाल है ना कि पुराना शरबत नई बोतल, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई परवाह नहीं। और अगर जो प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं अगस्त में और जो सिंध पे बात हो रही है पीटीआई की चढ़ाई की, आपको कोई परेशानी है? मालिक साहब देखें, वजीर आजम जो हैं वो सिंध के भी वजीर आजम हैं, उनको तो बिल्कुल सुबह सिंध आना चाहिए। कराची से मुंतखब हुए थे। हमारा तो गिला यही है कि वजीर आजम इमरान खान साहब ने सूबाई सिंध के जो इशूज थे उनको प्रायोरिटाइज नहीं किया, उनको डिलिबरेटली इग्नोर किया है। चाहे वो गैस का इशू हो, चाहे वो पानी का इशू हो, चाहे वो हमारे एनएफसी के वसाइल का इशू हो, चाहे वो बिजली का इशू हो, यू कैन नेम इट। एक लॉन्ग लिस्ट है हमारे एतराज़ात खान साहब के हवाले से कि उन्होंने इग्नोर किया। दूसरी चीज, ये जो बार बार कहते हैं कि पीटीआई अब चढ़ाई करने के लिए आ रही है, दैट मीन्स इट इज अ चार्ज शीट अगेंस्ट गवर्नर साहब, इट इज अ चार्ज शीट अगेंस्ट हलीम आदिल शेख। यानी कि अरबाब गुलाम रहीम के आने से पहले पीटीआई शायद सूबा सिंध में एग्जिस्ट नहीं करती थी कि अब ये लोग इसको खबर बना रहे हैं कि अरबाब रहीम के आने से कोई फर्क पड़ेगा। अरबाब गुलाम रहीम साहब अब सिंध की पॉलिटिक्स में एक इनसिग्निफिकेंट तौर पर एग्जिस्ट करते हैं। वो थरपारकर के अंदर भी हारे और उमरकोट में तो वो एक नौजवान। अच्छा, लास्ट क्विक क्वेश्चन। असद उमर ने कहा है कि मुकम्मल लॉकडाउन नहीं होंगे मुल्क के अंदर, आप लोग मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। क्या आप कोविड पॉलिटिक्स शुरू हो गई है कि वरना क्या सिचुएशन कहाँ रुकेगी जाके? मालिक साहब, अल्लाह ना करे कि कोविड के सिचुएशन के ऊपर पॉलिटिक्स हो। हम कोशिश यही करेंगे कि वफाकी हुकूमत को समझाएं कि इस वक्त सूबाई सिंध के अंदर क्या सूरत हाल है और बिलखुसूस कराची और हैदराबाद में क्या सूरत हाल है। मैं आपको सिर्फ गुजारिश ये करना चाहूँगा, अगर आप ट्रेंड देखें कोविड का पिछले 10 रोज़ का, तो सिर्फ कराची को इन आइसोलेशन में ना देखें। कराची हो, हैदराबाद हो, लाहौर हो, पेशावर हो, इस्लामाबाद हो, गिलगित हो, कश्मीर हो, हर जगह कोविड के केसेस में बड़ी तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। अगर बर वक्त फैसले हमने नहीं किए और वो फैसले जिस तरह के सख्त फैसले पिछले साल हमने जून जुलाई के महीने में किए थे, अगर उस तरह के फैसले नहीं किए तो अल्लाह ना करे। यानी कि इस पे आप फैसला अपना इंडिपेंडेंट लेंगे, इस पे आपने इस बात की परवाह नहीं करनी कि क्या कहती है सेंट्रल गवर्नमेंट? कोशिश मालिक साहब, हम कोशिश ये करेंगे, हम फेडरल गवर्नमेंट से लड़ना नहीं चाहते और फेडरल गवर्नमेंट से बिलखुसूस जो उनके पीटीआई के नुमाइंदे यहाँ सूबाई सिंध में मौजूद हैं, हम नहीं चाहते कि कोई कंफ्रंटेशन हो। हम चाहते हैं कि कोविड के मामले को सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए और लोगों की जानों को जो खतरात है, उनकी सेहत को जो खतरात है उनको रिजॉल्व करने के लिए। मुर्जा, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस। नाज़रीन, मैं छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद वापस आ जाएंगे हम पंजाब वाले इशू पे और ओवरऑल सिचुएशन जो सी है पीटीआई की और पीएमएलएन की, और ख़ास तौर पे कश्मीर और सियालकोट के बाद ट्रेंड क्या नज़र आ रहा है सियासत में, किसको खुश होना चाहिए, किसको परेशान, और साथ ही कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर वाली कहानी थोड़ी सी अंदर की आपसे शेयर करूंगा ब्रेक के बाद। जी, वेलकम बैक टू द शो। जी मियाँ साहब, आपकी सॉरी, आपका जवाब था बीच में कट गया। बात ये हो रही है कि कोई अभी तक इंडिकेशंस बड़ी धांधली की, अभी तक किसी ने रिटर्न कंप्लेंट फाइल नहीं की कश्मीर में,
इधर पंजाब के अंदर भी, और ये वाकई ये इंप्रेशन बन रहा है कि कन्फ्यूजन है कि आपका बयानिया है क्या। मरियम नवाज वाला बयानिया है, शहबाज शरीफ वाला बयानिया है, आपके मुखालिफ भी कहते हैं कि आप लोग कन्फ्यूजन में हैं। नहीं मालिक साहब, आपकी मजबूरियां हो सकती हैं, आप खुल के बात ना करना चाहें, मगर हकायक तो सबकी इल्म में है और नज़र में ही आ रहे हैं। आप मुझे ये बता दें कि 4 माह पहले डस्का में जो इलेक्शन हुआ उसकी सूरत हाल, पंजाब में दीगर 10 के करीब जो ज़िमनी इंतखाबात हुए, जिस तरह ये बुरी तरह हारे, नौशहरा में हारे, उसके बाद अगर तो पाकिस्तान के अंदर और बिलखसूस पंजाब के अंदर महंगाई कम हो गई है, बेरोज़गारी का ख़ात्मा हो गया है, बिजली गैस के रेट कम हो गए हैं, और इन्होंने मकबूजा कश्मीर जो उनको दे दिया था फिर से कब्ज़ा उस पर कर लिया है, आज़ाद करवा लिया है। कौन सा ऐसा तीर मारा है इन्होंने कि जिसकी वजह से 4 माह बाद इनको लोग 20,000 जायद वोट दे दें, जबकि बारिश भी हो रही हो, 12 बजे तक टर्नआउट बहुत कम रहा हो और 3 घंटों में 56% जो है कास्टिंग हो जाए। ये सारे, हाँ ये एक काम ज़रूर हुआ है, इन्होंने तरीका वारदात बदला है, ये बात दुरुस्त है। कश्मीर से जो इन्होंने तरीकाकार बदला है वो ही इन्होंने रिप्ले किया है PP 38 में। वो क्या बदला है? क्या बदला वारदात है? तरीका वारदात बदल लिया भाईजान। नहीं क्या मुख्तलिफ क्या कर रहे हैं? जी मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैं ये आपकी खिदमत में अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ और शायद अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डस्का में जिस तरह दिन दहाड़े सीना जोरी इन्होंने की थी और बदनामी कमाई थी पूरे मीडिया के ज़रिए, पूरी कौम ने जो देखा था, वो तरीका वारदात इन्होंने चेंज कर लिया। अब इन्होंने ये किया कि पोलिंग जो स्टाफ है न सिर्फ उनके साथ मिलके बल्कि बैलेट पेपर जो हैं वो 100 की जो एक बुक होती है वो 200 बुकें और 1.5 बुक जो है एक पोलिंग स्टेशन पे इन्होंने डाली और पोलिंग एजेंट को बाहर निकाल कर फिर बुलाया। उनको जब शोर उठा तो उनको बुला के कहा जी बिल्कुल आप काउंटिंग कर ले, और जो आप देखें तो आपने ये सबूत दिए ईसीपी में, ये आपने इलेक्शन कमीशन को दिए सबूत? एक सेकंड, आप बात कर रहे हैं ना कि सबूत दिए, इससे बड़ा सबूत हम और क्या दें कि चीफ इलेक्शन कमीशन जो है आज़ाद कश्मीर के, वो इनके वज़ीर अली गंडापुर को पाबंदी करते हैं, लगाते हैं कि आप कश्मीर में दाखिल नहीं हो सकते, और आपके प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनको अपने जहाज़ में बिठाकर साथ ले जाते हैं और मुंह चढ़ाते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन का। उसके बाद भी क्या हम चीफ इलेक्शन कमीशन को कोई दरख्वास्त दें कि हमारी को सुने? जब वो बेबस है तो उसके बाद हम जाएंगे कहाँ? इसीलिए मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ कि जहाँ तक आपका बयानिए का तल्लक है कि जनाब बयानिया पिट गया, ओ भाई अगर बयानिया पिट गया नहीं, लेकिन तो क्या हम मियां साहब सियालकोट तो पाकिस्तान वाले दूसरे इलेक्शन कमिश्नर के नीचे है ना। सियालकोट का इलेक्शन तो कश्मीर का चीफ इलेक्शन कमीशन नहीं करवा रहा। पहले मैं अभी सियालकोट की हम बात कर, वो कहते हैं कि तुसी छापियां हुई कॉपियां। वैसे अगर मियां जवेद लतीफ साहब स्टूडियो में होते तो मैं उनको ज़रूर जिस तरह ये रोने वाली हालत हुई है टिशू पेपर ऑफर करता। काबिल रहम है इनकी हालत, जैसे बच्चों से लॉलीपॉप छीन ले ना क्लास में, शॉर्पनर पेंसिल, रोना शुरू कर देते हैं। अभी बयानिए सुने इनका जी, पैकेट्स ले लिए, कर लिए। लॉजिकल मैंने बात की है, हमारे लिए जो गेम चेंजर था ताहिर हुंदली का 12,500 वोट था। उसके बाद हमारा पुराना गुज्जर और गुज्जर डोमिनेंट हल्का है वो जिसमें ये हो रहा था। दूसरी चीज़ मैंने आपको पहले हिस्से में नहीं बताई, देखें मालिक साहब, हमारा ये इलाका कॉन्स्टिट्यूंसी सियालकोट की पूरी बॉर्डर बेल्ट है। ठीक है। तारक सुबहानी के जो बड़े भाई हैं अरगमान सुबहानी, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। मुस्लिम लीग नून वाले अगर अपने बयानिए को दुरुस्त नहीं करेंगे, जो कि रियासत मुखालफ बयानिया है, प्रो मोदी बयानिया, जिसकी मार इनको आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में पड़ी है, या तो मियाँ साहब मुझे अपनी लीडरशिप की कोई एक स्पीच दिखा दे जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी को ललकारा हो। उनके बड़े भाई जो MNA हैं मसूफ क्या करते हैं, एक निजी प्रोग्राम में ये कहते हैं ना 4 माह में ऐसा क्या हुआ, 4 माह में इकॉनमी रिवाइव की है और बहुत सारी चीज़ें मैं बताता हूँ क्या। एक ये भी हुआ, उनके बड़े भाई जो पाकिस्तान के सिटिंग MNA हैं उस हल्के से,
उनसे सवाल किया गया कि आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तस्वीर अपने घर में लगाएंगे या नरेंद्र मोदी की, तो वो कहते हैं मैं नरेंद्र मोदी की तस्वीर अपने घर में लगाऊंगा, उस हल्के में जिधर इलेक्शन था। और आए रोज़ वहाँ शेलिंग होती है बॉर्डर पार से, लोग नफरत रखते हैं नरेंद्र मोदी के लिए। वो नरेंद्र मोदी जो इस मुल्क के लिए जहर उगलता और उनके हल्के का मैंने बोले मैं अपने घर में तस्वीर लगाऊंगा नरेंद्र मोदी की, ये तमाचा मारा है सियालकोट के लोगों ने इनके मुंह पर। जो नरेंद्र मोदी के साथ यारियां निभा रहे हैं, जिनकी तस्वीरें घरों में लगा रहे हैं, मियाँ साहब अपनी मंजी थले डांग फेरो। मियाँ शहबाज शरीफ साहब कितने होंगे ने, हमजा शहबाज साहब कितने होंगे ने, मरियम नवाज के इर्द गिर्द ये क्यों नज़र नहीं आते? कोई इलेक्टेड बंदा मुझे बताएं मरियम नवाज के इर्द गिर्द नज़र आता हो? सारे नॉन इलेक्टेड लोग अता तारड़ को ले नाम लेते जाएं आप। उन्होंने तो मुझे ऑफर किया था मेरा नाम बदल देना, मैं आपके प्रोग्राम से कह रहा हूँ। मैं तो समझता हूँ कि अताउल्लाह एक ज़बरदस्त नाम है माशाल्लाह, उसे क्या तब्दील करना है। लेकिन मैंने अता तारड़ को कहा यार बढ़ के ना लगाया करो, आप नून लीग वाले बढ़ के बड़ी लगाते हो, जोशे खताबत में ऐसी ऐसी बात कह जाते हैं जैसे उन्होंने कहा मेरा नाम बदल देना। इसी तरह मियाँ साहब शिकस्त तस्लीम करें, बड़ेपन का मुजाहरा करें। क्यों हमारा इलेक्टोरल सिस्टम कंट्रोवर्शियल करते हैं? एक सिस्टम आप अपने रिपोर्टर से पूछे ग्राउंड में कोई ऐसी इनॉमलीज, कोई धांधली की कोई ऐसी शिकायत मिले हो, कोई सीरियस वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा, खुद इनका जो अता तारड़ साहब जो वहाँ कोऑर्डिनेटर थे इस इलेक्शन के इंचार्ज थे, उनका बयान रिकॉर्ड पे है कल, बिल्कुल साफ शफाफ पुरअमन इलेक्शन हुआ है। इनकी आधी पार्टी एक बात कर रही है, आधी पार्टी दूसरी बात कर रही है। इसी तरह इनकी लीडरशिप मियाँ शहबाज शरीफ साहब एक बात करते हैं, मरियम नवाज साहिबा दूसरी बात करते हैं। कन्फ्यूजन इनकी अपनी पार्टी में और पूरी कौम को कन्फ्यूज करने पे लगे हुए हैं कि शायद वाकई ही हमारे इलेक्टोरल सिस्टम में इतने फ्लाज हैं या लकूनाज हैं कि वाकई ये धांधली हो जाती है। तो इस तरह से मुंह ना छुपाएं, अपने ऊपर गौर करें, अपनी स्ट्रेटजी पे गौर करें, अपने बयानिए पे गौर करें और अपने घर को दुरुस्त करें। अब यहाँ पे वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद आके यहीं से बात शुरू करेंगे। जी एक बार फिर खुश आमदेद। मियाँ साहब मुझे एक बात बताएं, मेरी आप यही कह सकते हैं कि शहबाज कैंप के बंदे का समझ लें, सिटिंग पार्लियामेंटेरियन है, बड़े सीनियर लीडर हैं आपके, मैं नाम नहीं लूँगा, पंजाब से ही हैं। मैंने उनसे बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि जी हमने इंटरनली ये दिया बताया कि हमारे अंदाजे से हम कोई 10,000 वोटों से जीत जाएंगे, लेकिन जो लोग मरियम नवाज के बहुत करीब थे वो कहते थे हम 30,000 से जीतेंगे, और हम उनको कह रहे थे कि हम 10,000 से हार जाएंगे। आपकी अपनी पार्टी के सीनियर तरीन लोग भी ऐसी बात कर रहे हैं, और जो अभी तक उस्मान ने बातें की हैं काफ़ी लॉजिकल बातें हैं। मीडिया भी था, सब कुछ था, कोई ऑन ग्राउंड धांधली की ऐसी कोई बड़ी रिपोर्ट नहीं आई। जो इन्होंने अपनी अलायंसेस चेंज की, लॉजिकल जवाब है, नंबर्स भी उसके साथ ऐड करते हैं। फिर आपका वोट चले, बाकी छोड़े, इन्होंने एक्स्ट्रा वोट डाल लिए, आपका भी तो 4-5 हज़ार वोट आपका वोटर कम निकला, वो भी इनको ऐड ऑन हो गया। तो जो अगर नंबर्स ऐड करें तो कोई ऐसी अनहोनी चीज़ नहीं लगती। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। पहले तो मैं ये कहूँ कि मैं कभी भी इस तरह की गुफ्तगू ना खुद करता हूँ ना किसी को करने की, कम से कम मेरे होते हुए ये जुर्रत नहीं होती जिस तरह आसमान बात कर रहे हैं। ये टुशू लें, ये शर्म करें, ये सारी मैं आसमान को भी कहूँगा कि किसी और के साथ इस तरह की गुफ्तगू कर लिया करें। मैं बड़ी आपकी इज़्ज़त करता हूँ और मैं तवक्को रखता हूँ कि आप भी दूसरे की इज़्ज़त करेंगे। और दूसरा, मैं मालिक साहब जो आप बात कर रहे हैं, मैं फिर से वो बात करूँगा कि बयानियाँ बार बार बात होती है। अगर तो हम आइन कानून की बालादस्ती की बात नहीं कर रहे और ये हमारा जो बयानिया है ये मोदी का बयानिया है, तो फिर हमें माफ़ी दे दें, हम तो वही बयानिए की बात करेंगे, आइन कानून की बालादस्ती की। ये कोई भी करे दुनिया में, हम समझते हैं कि इसमें रहते हुए हम पाकिस्तान की बेहतरी कर सकते हैं। और अगर कोई समझता है कि आइन कानून को पांव तले रोंद के पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान के अवाम को इंसाफ दिए बगैर पाकिस्तान की तरक्की की जा सकती है, दिलाई जा सकती है, तो फिर पाकिस्तानी कौम फैसला कर लें। शहबाज शरीफ कह रहा है, ये गलत कह रहा है। शहबाज शरीफ इस बयान का जहां तक वो नहीं चाह रहे आइन और एक सेकंड मालिक साहब, मैंने आपकी बात सुनी है, अगर इजाजत दे दें तो मेरी सर मैं तो सवाल ही करना है, तुसी बोलना है, तुसी बोलो। सवाल तो आपने जो पहला किया उसका तो जवाब ले लें। आपने जो पहला सवाल किया है और आप अगर फरमा देते उस
अहम शख्सियत का जो आप नाम सीगा राज में रख रहे हैं, अगर आप बता देते तो ज़्यादा लोगों को भी आसानी हो जाती और मुझे बात करने में भी आसानी हो जाती। इस तरह मेरा ख्याल मुनासिब नहीं होता। और जहाँ तक तल्लक है पार्टी के अंदर, पार्टी इंटैक्ट है, पार्टी एक बयानिए पे है, वो शहबाज शरीफ साहब हों या और कोई साहब हों, तमाम के तमाम लोग जो हैं आइन कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। रही बात अपनी अपनी आरा जमात के अंदर, हर जमात में लोग देते हैं और मुख्तलिफ देते हैं, मगर जब लीडरशिप कोई फैसला कर लेती है तो तमाम जमातों की लीडरशिप, अभी आप मियां साहब सवाल इसलिए उठ रहे हैं और उस्मान डार को कि कश्मीर इलेक्शन हो गया, फैसला अगर किया, सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि जितनी मुहिम चली या जितनी तनकीद हुई उसमें शहबाज साहब का एक ही स्टेटमेंट आया था जो अमीन गड्ढापुर ने एक बड़ी, मैं तो कहूँगा बेहुदा स्टेटमेंट दी थी, जो थप्पड़ मारने वाली बात, बिल्कुल शर्मनाक स्टेटमेंट थी, उसको कंडेम किया उन्होंने। उसके बाद कोई बात नहीं हुई। हमें ख्वाजा आसिफ कहीं नज़र नहीं आ रहे, हमें राना तनवीर नज़र नहीं आ रहे, हमें ख्वाजा साद रफीक नज़र नहीं आ रहे, हमें जितने आपके लोग जिनको आप कहा जाता है कि मॉडरेट व्यू पॉइंट वाले हैं, वो ये हुस्न इत्तेफाक तो नहीं है कि वो तमाम चीज़ों से गायब है। यार मालिक साहब आप, मेरा ख्याल है कि या तो जमात को अगर आपने डिक्टेट करना है, जमात को आपने जिम्मेवारी देनी है लोगों को कि आप ये काम करें, फिर तो आपका जायज़ सवाल है। और अगर जमात के अंदर वो लोग हैं और जमात की लीडरशिप ने नोटिस करना है कि किसको किस जगह खिलाना है, किसको किस जगह जिम्मेदारी देनी है, तो मेरा ख्याल है हमारी जमात पर रहम करें, हमें कम से कम जमाती फैसले तो खुद कर लेने दें। और दूसरा मैं ये कहूँगा, ये बार बार उस्मान साहब बात करते हैं कि जनाब मोदी का यार और इमरान का यार, और भाई जिस आप बात कर रहे हैं तो लोग ये समझते हैं, और हकीकत है ये समझने में भी लोगों को, कि जनाब इमरान खान साहब वो हैं जिन्होंने कश्मीर का सौदा किया, जिन्होंने कलभूषण के लिए सहूलतकारी का रोल अदा किया, कानून साजी कर रहे हैं। इमरान खान साहब वो हैं जो दुनिया में जाकर पाकिस्तान को बदनाम करते हैं। इमरान खान साहब वो हैं जो दुनिया में जाकर नवाज शरीफ का इतराफ़ करते हैं कि नवाज शरीफ को इंसाफ नहीं मिला। इमरान खान साहब वो हैं जो दुनिया में जाकर ये कहते हैं कि अलकायदा को ट्रेनिंग तरबियत पाकिस्तान ने दी। अच्छा, ये चीज मैं फिर उस्मान से लेता हूँ एक व्यू, है वो तो मियां साहब एक सेकंड मालिक साहब, एक सेकंड। लोग इसलिए तरजीह देते हैं कि वो तो एक दुश्मन है, नजर आ रहा है मोदी जो है वो दुश्मन है उसकी तस्वीर का, और एक वो शख्स जो पाकिस्तान के इक़्तिदार आला पर काबज़ है या काबज़ करवा दिया गया है, वो पाकिस्तान का नाम लेकर जितना पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है, आज़ाद कश्मीर को नुकसान पहुंचा रहा है, पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर रहा है, इससे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान का और कोई कश्मीर का सौदा क्या किया आप लोगों ने? से किसी का इंतखाब करना हो तो वो लोग कह रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि जिस तरह का तमाचा कश्मीर के अजीम लोगों ने अपने वोट के टप्पे से PMLN के मुंह पे मारा है, अब ये बयानिया नहीं आना चाहिए हम कश्मीर फरोश हैं। मैंने बहुत सारे टॉक शोज़ में कहा था अगर हम इलेक्शन हार गए तो हम समझेंगे कि कश्मीरी समझते हैं कि हमने कश्मीर में ज़्यादती की है। तो लिहाजा एक तो मियाँ साहब अब इस बयानी की कोई हैसियत नहीं है जो ये बात करते हैं कश्मीर का सौदा किया है। दूसरा, कलभूषण की जो ये बात करते हैं, आलमी अदालतों की कंप्लायंस है, वो जो उन्होंने कहा है उसकी रोशनी में कंप्लायंस की जा रही है। अलबत्ता उसी आलमी अदालत में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इनकी लीडरशिप का बयान कोट किया गया हिंदुस्तान की तरफ से कि यहाँ से सरहद पार टेररिस्ट बेचे जाते हैं। मियाँ साहब देखें, जमात इनकी है, ठीक कह रहे हैं आपसे जी, हम जाने, हमारी जमात जाने, हमें तो सूट कर रहा है। मैं तो कल से कह रहा हूँ 2023 की कैंपेन भी मरियम नवाज के हवाले करें, यकीनी है हमारी जीत। जैसी वो कैंपेन करती है, जिस तरह का वो रियासत वाली बॉर्डर बेल्ट है, आपका मतलब ये है कि जो ये पॉलिसी अभी तक है आपने देखी है कि फौज को टारगेट, जनरलों को टारगेट, इसका पॉलिटिकल नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है। वो कहते हैं पॉलिटिकल नेगेटिव इंपैक्ट इनको कश्मीर में भी नजर आना चाहिए, इस हल्के में भी नजर आना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि इस बयानिए से हमने सारा इलेक्शन जीता है, लेकिन इसमें भी उसका रोल है। इस्माइल गुजर को ले लें, मोदी को पुकारेंगे, हिंदुस्तान को पुकारेंगे, खुद मियाँ साहब यहाँ बैठे हैं,
हौसले से सुने। जब ऐसे लोग के जी पाकिस्तान खपेगा नारा नहीं लगेगा, ये पूरा एक माइंडसेट मालिक साहब नीचे तक जा चुका है। जो बात इनकी लीडरशिप के जहन में है प्रो मोदी, वो MNA साहब घर तस्वीर लगा रहे हैं। इस्माइल गुजर साहब कश्मीर इलेक्शन में कहते हैं हम मोदी को बुलाएंगे मदद के लिए, और मियां साहब भी कहते हैं पाकिस्तान खपेगा नारा नहीं लगाऊंगा मैं। तो मेरा मकसद है इनमें वो चीज माइंड में आ चुकी है, इसलिए ये डिबेट ही मैं समझता हूँ इनके साथ एक वक्त का ज़िया है। सो ये अपनी पंजाबी फिर बोलनी पेगी मंजी थले डांग फेरन मलिक साहब, अपने घर नू दुरुस्त करन। अगर अगला इलेक्शन रीजनेबल बाइज्जत तरीके ना लड़ना है, अगर इबरत नाशकस लेनी है मरियम नवाज को दें, हमें तो सूट करती हैं, वो तो हमारी बेस्ट प्लेयर हैं। जहां जहां कंपेन करने जाती हैं हमें सूट करती हैं, अदारों को टारगेट का निशाना बनाती हैं, रियासत मुखालिफ बयानियां लेके आगे आती हैं। यही जवाब तो ये दे नहीं पा रहे हैं कि ये खुद कंफ्यूज हैं। इनसे ये पूछे कि ये शहबाज शरीफ साहब के बयानिए के साथ है या मरियम नवाज के बयानिए के साथ है, पूरी पार्टी कंफ्यूज है। और इनको जो मैं आपको एक खबर दे देता हूं, आप खुद देखेंगे अगले चंद माह में PMLN ताश के पत्तों की तरह बिखरती नजर आएगी। बहुत बड़ी तादाद में मियां जवेद लतीफ जैसे लोग जो हैं वो समझते हैं कि पार्टी की कमांड आज शहबाज शरीफ के पास होनी चाहिए, मरियम नवाज के पास नहीं होनी चाहिए। लोग वक्त का इंतजार कर रहे हैं, जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएंगे ये आवाजें अंदर से उठेंगी PMLN के कैंपों से। आप देखिएगा, मेरा क्लिप रिकॉर्ड का हिस्सा रखें। कमांड तो शहबाज शरीफ पार्टी सदर है, ये सवाल उस्मान साहब क्यों उठा रहे हैं? इस वक्त कौन है लीडरशिप? मियां साहब के बाद सेकंड नंबर पे किसके पास पावर है? मरियम के पास है कि शहबाज साहब के पास? मालिक साहब एक सेकंड, ये जो मेरे भतीजे हैं आसमान डार, मगर मैं बार बार इनको कहूंगा भतीजे ताड़े ठीक नहीं लग रहे मैनू मारना, तमाचा मारना, ये मेरा ख्याल है मेरे भाई थे, इनके वालिद साहब इम्तियाज़ डार साहब, ये उनकी इस तरह की तरबियत ट्रेनिंग नहीं थी। हाँ ठीक है, PTI में जाकर ये तमाम रवायात भूल गए हैं या अपने घर का कल्चर भूल गए हैं तो वो अलग बात है, मगर मुझे अफसोस ज़रूर है कि इम्तियाज़ डार साहब की औलाद से मुझे ये तवक्को नहीं थी। मैंने तो वोटर की बात किया, पार्टी को मारा उन्होंने। जो बात बार बार की जा रही है कि जनाब हमें वो सूट करता है, ये नहीं सूट करता, आप मुझे मालिक साहब ये बता दें कि जो हमारा बयानिया है, जो हम बार बार बात करते हैं कि आइन कानून की बालादस्ती, तो क्या ये गलत है? क्या ये पूरी पाकिस्तानी कौम का बयानिया नहीं है? जहां तक अदारों में बैठे लोगों से मियां साहब वो कह रहे हैं कि बगैर क्लैश के भी हो सकता है, आखिर बाकी लोग भी तो है ना, वो कह रहे हैं कि सारी बातें कर रहे हैं। ओ भाई साहब, ओ मालिक साहब एक सेकंड, मालिक साहब क्या हम पहाड़ों पे चढ़ गए हैं? क्या हमने बंदूक हाथ में पकड़ी हुई है? क्या हमें बात भी नहीं करने देगा कोई? क्या हम अगर कोई बात करेंगे कि भाई आपके मीडिया हाउस में ये खामी है, आप भले उसको दुरुस्त करें। बात तो वो सही कह रहे हैं, हम पहाड़ पे आखिरी 5 सेकंड उन्होंने कहा पहाड़ पे तो नहीं चढ़ गए ना, बात ही कर रहे हैं ना। पहाड़ पे चढ़ा रहा है। गैलप सर्वे आया, उन्होंने कहा बात कर रहे हैं। गैलप सर्वे कह रहा था 44% कश्मीर में PTI है, 12% ये है, 9%। उसी तरह नतीजे आए, वही गैलप सर्वे माजी में ये कोड आखिरी मालिक साहब, वही गैलप सर्वे ये कोड। मियां साहब बात खत्म कर ले, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, बात खत्म कर ले जल्दी से। मैं बात मुकम्मल कर लूं सर। मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूं कि देखें मालिक साहब, अगर आप लोगों को दीवार के साथ लगा देंगे, आप लोगों को पोलिंग स्टेशनों में घुसने नहीं देंगे, यहां तक कि आप वोटर को भी पोलिंग स्टेशनों में नहीं जाने देंगे, आप सरकारी मशीनरी के जरिए ठप्पे लगवाएंगे, दीवार से लगाएंगे, आपको पकड़ के मैदान में लाके खड़ा करेंगे, पूरा मुकाबला करेंगे। शोर नहीं करेगा? मियां साहब आओ तैयारी करके मैदान लगाइए, ये क्या पहाड़ पे चढ़ जाएंगे, दीवार के साथ लगा देंगे। आप रियासती मशीनरी का बेदरेग इस्तेमाल। मियां साहब मेरा वक्त खत्म हो गया, दूसरे को एतराज भी ना करने दें। बहुत शुक्रिया मियां साहब, आपका वक्त खत्म। उस्मान आपका बहुत शुक्रिया टू जॉइन द शो। नाज़रीन बिल्कुल टाइम नहीं है, आप खुद ही फैसला कर लीजिए, लेकिन इतना ज़रूर है आज ज़ाती तौर पे आई फील कि ये बयानिए का फैसला हो जाना चाहिए। बयानिए की जंग है PMLN के अंदर, 2 ग्रुप्स हैं और जिस तरह इलेक्शन कैंपेन्स में दोनों ग्रुप्स अलग-अलग बैठे रहे हैं, इसको जितना मर्जी को पर्दा डाले डल नहीं सकता, ये फैक्ट है। और इसकी बेनिफिशरी बिल्कुल ये जो है PTI है। अब ये फैसला PMLN के सुप्रीमो मियां नवाज शरीफ ने खुद करना है कि कन्फ्यूजन वो कब तक रखना चाहते हैं या रखना भी चाहते हैं या नहीं, ये फैसला उनका। इजाज़त दीजिए।
अल्लाह हाफिज़।